नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जनवरी 2026 के मध्य में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की आधिकारिक तिथि जल्द घोषित की जाएगी, लेकिन इसी बीच आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस परीक्षा के लिए 26,301 ऑनलाइन आवेदन को रद्द कर दिया गया। आयोग के अनुसार 20,776 आवेदनों में परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया था। 4,832 आवेदनों में सिर्फ प्रारंभिक चरण ही पूरा किया गया। वहीं 121 मामलों में फीस देने के बावजूद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए गए। इन सभी अधूरे आवेदनों को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, इस परीक्षा के लिए 27 जून से 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिए गए थे। इस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए कई नए विषयों में पहली बार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट में जनवरी 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 में की जाएगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र अपूर्व गंगवार की शादी की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंचे। समारोह में शामिल होकर मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन ने नवदंपति को शुभकामनाएं दी और उनके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। बताया गया कि राज्यपाल के पुत्र अपूर्व गंगवार की शादी 10 दिसंबर को बरेली में संपन्न हुई थी, जबकि 16 दिसंबर को दिल्ली में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया। इस रिसेप्शन समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से कई दिग्गज नेता और वीवीआईपी मेहमान शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 17 दिसंबर को दिल्ली से रांची लौटने का कार्यक्रम संभावित है। इस दौरान वे कुछ औपचारिक और राजनीतिक मुलाकातें भी कर सकते हैं। रांची की सड़कों पर अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। कांटा टोली और सीरम टोली फ्लाईओवर पर स्पीड कैमरा लगाने का प्रस्ताव ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग और पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। इन कैमरों से वाहनों की रफ्तार के साथ साथ नंबर प्लेट की फोटो भी ली जाएगी और स्पीड लिमिट पार करते ही ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा पार करते ही वाहन मालिक के मोबाइल पर SMS के जरिए चालान भेज दिया जाएगा। अगर कोई वाहन फ्लाईओवर पर एक से ज्यादा बार स्पीड लिमिट तोड़ता है तो हर बार अलग अलग कैमरे से अलग चालान कटेगा। इन कैमरों का संचालन स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जाएगा। इससे तेज रफ्तार पर लगाम और अपराध कर भाग रहे वाहनों की पहचान दोनों में मदद मिलेगी। फिलहाल कई चालक 100 से 120 की रफ्तार से फ्लाईओवर पर वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कैमरा लगाने के लिए फंड नहीं है, इसलिए प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूर मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए सीधी चेतावनी है जो नियमों की अनदेखी करके सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान जब एक बड़ी इमारत को छेनी और हथौड़ी से तोड़े जाने की तस्वीर हाईकोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी इमारत को हाथ के औजारों से नहीं बल्कि मशीनों की मदद से तेजी से तोड़ा जाना चाहिए। दरअसल यह टिप्पणी रिम्स परिसर में अतिक्रमण मामले पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाओ अभियान में और तेजी लाने का निर्देश दिया। साफ कहा कि इस अभियान में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन से 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली SLP को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस तरह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्तरों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को कानूनी मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड के कानून व्यवस्था में एक थानेदार की हैसियत क्या है, यह खबर सब कुछ बयां कर देती है। रांची के कोतवाली थाना प्रभारी आदिकांत महतो का महज 24 घंटे के भीतर ट्रांसफर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थानेदार की गलती सिर्फ इतनी थी कि वे वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सुभाष चौक के पास वाहन जांच अभियान चला रहे थे। इसी दौरान स्कूटी से पहुंचे एक जवान को चेकिंग के लिए रोका गया। जवान ने खुद को वीवीआईपी का बॉडीगार्ड बताते हुए थानेदार से उलझना शुरू कर दिया। आरोप है कि बॉडीगार्ड ने अपनी पहचान बताए बिना थानेदार को चंद मिनटों में ट्रांसफर कराने की धमकी दे दी। विवाद बढ़ने पर जवान ने बीच सड़क पर स्कूटी खड़ी कर वीवीआईपी को फोन किया और अपने साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की। इसके बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। SSP सिटी SP समेत वरीय अधिकारी सक्रिय हो गए। सिटी SP खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन बॉडीगार्ड किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार वरीय अधिकारियों के दबाव में SSP ने देर रात ही कोतवाली थानेदार आदिकांत महतो का तत्काल ट्रांसफर कर दिया। सबसे गंभीर बात यह है कि थानेदार को न तो पक्ष रखने का मौका मिला और न ही किसी तरह की जांच कराई गई। बिना इंक्वायरी उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया। यह मामला पुलिस सिस्टम, दबाव और कानून के बराबर होने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
झारखंड में चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने सीबीआई और सीआईडी को निर्देश दिया है कि वे चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की सूची संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों को उपलब्ध कराएं। इस कदम को आरोपी कंपनियों की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लौटाने वाली 100 से अधिक चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। सीबीआई के रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में कुल 127 मामले दर्ज हैं। इनमें रांची में 100 और धनबाद में 27 मामले शामिल हैं। अब तक 119 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इन मामलों में करीब 613 करोड़ रुपए की देनदारी सामने आई है। इसके अलावा राज्य पुलिस में भी 38 मामले दर्ज हैं। राज्य सरकार के नियमों के तहत समय पर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं लौटाने वाली कंपनियों की संपत्ति को कुर्क और जब्त करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्तों को दिया गया है। 18 दिसंबर को उच्च स्तरीय समिति की अगली बैठक प्रस्तावित है, जिससे पहले सभी केस की सूची प्रमंडलीय आयुक्तों को सौंपनी होगी ताकि विशेष सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। अब राज्य के सभी जिला सदर अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के अधीन संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है और इसके तहत सदर अस्पतालों के संचालन की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेजों को सौंपी जाएगी। इसके अलावा राज्य में 49 स्थानों पर ट्रामा सेंटर शुरू किए जाएंगे, जहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अत्याधुनिक लाइफ सेविंग मशीनें होंगी। हर जिले में 10 बेड का आईसीयू और एक टेली आईसीयू स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल 5 जिलों के सदर अस्पतालों में टेली आईसीयू के जरिए जांच की जा रही है, जिसका मूल्यांकन रिम्स के डॉक्टर कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में यह जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में मार्च महीने से पहले रंग रोगन का काम पूरा करने और उसकी तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा फार्म भरने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने परीक्षा फार्म में परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पेन देने की अनिवार्यता खत्म कर दी। इस फैसले से हजारों छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा, जो पेन नहीं होने के कारण अब तक फार्म नहीं भर पा रहे थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सोमवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी छात्र के पास पेन नहीं है तो उसकी जगह किसी अन्य वैकल्पिक नंबर को फार्म में दर्ज किया जा सकता है। हालांकि जैक ने छात्रों को यह भी निर्देश दिया है कि भविष्य में परेशानी से बचने के लिए वे अपना पेन जरूर बनवा लें। आपको बता दें, मैट्रिक और इंटर परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि विलंब शुल्क के साथ 19 दिसंबर तय की गई है। ऐसे में जो छात्र अब तक फार्म नहीं भर सके थे उनके लिए आखिरी मौका है। गढ़वा जिले में मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो गए। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मंगलवार से नवंबर महीने की राशि डीबीटी के जरिए लाभुकों के खाते में भेजना शुरू कर दिया। इस चरण में करीब 2,25,000 लाभुकों को योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि सभी खातों में राशि पहुंचने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। विभाग ने लाभुकों से घबराने की जरूरत नहीं होने की अपील की है। जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक हैं, उन्हें राशि आने का मैसेज भी मिलने लगा है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक पंकज गिरी ने बताया कि सभी भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में भेजे जा रहे हैं। 16 दिसंबर मंगलवार की सुबह 4:19 पर सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास की शुरुआत हो गई। खरमास 15 जनवरी तक रहेगा और इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश समेत कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास में भगवान सूर्यदेव की आराधना सर्वोत्तम मानी जाती है। इस अवधि में पात्र और जरूरतमंदों को किया गया दान सौभाग्य बढ़ाने वाला बताया गया है। 15 जनवरी को भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिस दिन मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है, जिसे अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन गृह प्रवेश सहित सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को शुक्र अस्त हो चुके हैं। इसी कारण विवाह जैसे संस्कार इस अवधि में नहीं होंगे। 3 फरवरी को शुक्र के उदय होने के बाद फिर से विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। पिछले 1.5 महीने से महंगी सब्जियों से परेशान लोगों को अब थोड़ी राहत मिली है। मौसम में सुधार के कारण हरी सब्जियों की आवक बढ़ी है, जिससे दाम नीचे गिर गए। पंडरा थोक मंडी में पुराना सफेद और लाल आलू 5 से 6 रुपए किलो, जबकि बंगाल का सादा आलू 8 रुपए किलो तक बिक रहा है। नया आलू 15 से 17 रुपए किलो की दर से आया है और यूपी के नए आलू की आवक भी शुरू हो चुकी है। मटर की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई। अब मटर 70 से 80 रुपए किलो तक बिकने लगा है, जबकि पहले 100 से 120 रुपए तक था। किसानों का कहना है कि आवक बढ़ने से दाम और नीचे गिर जाएंगे। हालांकि टमाटर की कीमत अब भी ऊंची बनी हुई है। बाजार में टमाटर 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्याज का निर्यात शुरू होने के कारण महंगा हो गया। थोक मंडी में प्याज 20 से 28 रुपए किलो तक बिक रहा है। झारखंड में शराब पीने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
आने वाले समय में राज्य के बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसके लिए उत्पाद विभाग नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिलहाल बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही है, लेकिन कई बार तय समय से ज्यादा देर तक बार खुले रहते हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और पुलिस कार्रवाई की स्थिति भी बन जाती है। नई व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद 1, 2, 3 और 4 बजे तक बार खोलने के लिए अलग अलग समय अवधि का लाइसेंस दिया जाएगा। हर समय सीमा के अंदर अलग शुल्क तय किया जाएगा, जिससे बार संचालकों को कानूनी सुविधा मिलेगी और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों को किसी भी तरह का भोजन देने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग के अनुसार पर्यटकों द्वारा बंदर और दूसरे जंगली जानवरों को फास्ट फूड और स्नैक खिलाने से उनके व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। बंदर अब जंगल को छोड़कर सड़क किनारे आने लगे हैं और वाहनों की ओर दौड़ते नजर आते हैं। इसी को देखते हुए पलामू टाइगर रिजर्व और वन विभाग ने सख्ती से नियम लागू करने का फैसला लिया है। जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और पर्यटकों से भोजन नहीं देने की अपील की जा रही है। आपको बता दें, पलामू टाइगर रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वन्य जीवों को भोजन देना या इलाके को प्रदूषित करना कानूनी अपराध है। इस पर 5 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा और गंभीर मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान है। दिसंबर जनवरी महीने में नेतरहाट बेतला नेशनल पार्क और आसपास के इलाकों में 40 से 50 हजार पर्यटक पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए निगरानी और सख्त की जा रही है। झारखंड के अधिकांश जिलों में 19 दिसंबर तक सुबह के समय कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। फिलहाल ठंड को लेकर किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। राज्य के 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। इनमें गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के असर से कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है, जिससे सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई। रांची के काके क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि गुमला में 7.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक और गिर जाएगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। ठंड बढ़ने के साथ ही सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। झारखंड के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बंडी और शॉल मिलने वाला है। केंद्र सरकार के अल्टीमेटम के बाद समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया आखिरकार शुरू कर दी। यह वही योजना है जिसके लिए 2018-19 में केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए थे, लेकिन यह राशि 6 साल तक खर्च नहीं किया जा सका। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि या तो राशि को वापस किया जाए या फिर स्पर्श पोर्टल में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद समाज कल्याण निदेशालय ने आनन फानन में टेंडर निकालकर उसे निष्पादित कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह काम झारक्राफ्ट को मिलने की संभावना है और वर्क ऑर्डर के लिए फाइल विभागीय सचिव के पास भेज दिया गया। हालांकि इस योजना में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया। 2018-19 में जहां सेविकाओं की संख्या 38,000 थी, अब यह बढ़कर करीब 78,000 हो चुकी है। ऐसे में करीब 40,000 अतिरिक्त सेविका और सहायिकाओं को बंडी और शॉल किस मद से दिया जाएगा, इस पर विभाग अभी मंथन कर रहा है। विभागीय निदेशक के अनुसार टेंडर निष्पादित हो चुका है और जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। रांची शहर के 25 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अब हर महीने के पहले मंगलवार को बच्चे का नियमित टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसके अलावा आवश्यक दवाओं का वितरण किया जाएगा। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व से जुड़ी जरूरी देखभाल और सावधानियों की जानकारी भी दी जाएगी। इन केंद्रों पर हर नागरिक की रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों की निःशुल्क स्क्रीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत आवश्यक सामग्री और परामर्श भी दिया जा रहा है। नगर निगम की ओर से इन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रांची शहर के वार्डों में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने वाली है। यह बिल मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इसकी कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की जा चुकी है। नया कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया है। बिल के अनुसार ग्रामीण परिवारों को अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार दिया जाएगा, बशर्ते वे बिना कौशल वाला काम करने को तैयार हों। सरकार का कहना है कि यह कदम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करने के लिए है। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है। गौरतलब है कि इससे पहले 12 दिसंबर को मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने की खबर आई थी, लेकिन उस समय सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अब नया बिल आने के साथ मनरेगा के भविष्य और ग्रामीण रोजगार नीति पर सियासी बहस तेज हो गई है। झारखंड के छोटे सरकारी अस्पतालों में अब एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य भर में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए 48 छोटे और मझोले अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक खोले जाएंगे। यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, ताकि जानवर के काटने के बाद समय पर और प्रभावी इलाज मिल सके। इन क्लिनिकों में घाव की तत्काल सफाई, रेस्ट रूम, टीकाकरण और रेबीज रोधी वैक्सीन के साथ सीरम की भी सुविधा होगी। केरल मॉडल की तर्ज पर इलाज और टीकाकरण की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा, ताकि रेबीज को 100% तक रोका जा सके। पहले चरण में टंडवा, पालजोरी, निरसा, चिरकुंडा, गोलमुरी, जुगसलाई, मझियाव, धनवार, पोड़ैयाहाट, कुंडहित, रनिया, महुआ डांड, सिन्हा, पाकुड़िया, मेदिनीनगर, रामगढ़ सदर, मांडर, नीमडीह, कुरडेग और खुटपानी समेत राज्य के 24 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में यह सुविधा शुरू की जाएगी। झारखंड के स्थानीय मंडी और खुदरा बाजारों में प्याज की कीमत 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। महज 6 दिन पहले जो प्याज थोक में 12 रुपए और खुदरा में 20 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब थोक में 24 रुपए और खुदरा में 30 रुपए किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार आने वाले सप्ताह में प्याज की कीमत 5 रुपए किलो तक और बढ़ सकती है। इस तेजी की बड़ी वजह भारत बांग्लादेश सीमा का खुलना और बांग्लादेश सरकार द्वारा प्याज आयात की अनुमति देना बताया जा रहा है। नासिक और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से बड़ी मात्रा में प्याज बांग्लादेश भेजी जा रही है, जिससे रांची समेत झारखंड की मंडियों में आवक घट गई है। रांची के पंडरा थोक मंडी में 4 दिन पहले जहां 25 गाड़ियों में प्याज आ रहा था, वहीं अब सिर्फ 12 गाड़ियों की आवक हो रही है, यानी मंडी में प्याज की सप्लाई लगभग आधी रह गई। रांची शहर में चलने वाले सभी ई रिक्शा चालकों को अब यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हर ई रिक्शा के पीछे चालक का नाम और मोबाइल नंबर साफ और बड़े अक्षरों में लिखना होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री के हालिया रांची दौरे के बाद दिए गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है। इसी क्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था, सड़क जाम और चौक चौराहों के प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई है। उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि ई रिक्शा का संचालन केवल तय मार्गों पर ही किया जाए, ताकि यातायात बाधित न हो। बैठक में शहरों को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख शहरों और फुटपाथों से अवैध कब्जा हटाने के लिए संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावे लटकते बिजली और टेलीकॉम तारों से होने वाले खतरों को लेकर संबंधित विभागों को तुरंत सुधार के आदेश दिया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी और गश्त बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि रांची को चरणबद्ध तरीके से सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित शहर बनाया जाएगा। सड़कों का काम पूरा करने के बाद भी राज्य के कई विभागों में ठेकेदारों का पैसा अब तक फंसा हुआ है। सबसे खराब स्थिति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम करने वाले ठेकेदारों की है, जहां सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि करीब 1.5 साल से लंबित है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों के तहत काम करने वाले ठेकेदारों का पैसा 2.5 साल से अटका हुआ बताया जा रहा है। राज्य संपोषित योजना में सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान शुरू तो किया गया, लेकिन टाइम एक्सटेंशन की राशि अभी भी नहीं दी जा रही है, जो ग्रामीण कार्य विभाग के पास फंसा हुआ है। नियमों के अनुसार टेंडर के समय ठेकेदारों से 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी ली जाती है। काम पूरा होने के बाद यह राशि लौटाई जानी होती है। इसी तरह काम में देरी होने पर 10% राशि जब्त कर ली जाती है, लेकिन वास्तविक कारण मान्य होने पर टाइम एक्सटेंशन के बाद काम पूरा होने पर यह राशि वापस मिलनी होती है। फिलहाल काम कर चुके ठेकेदार अपने भुगतान के लिए विभागों के चक्कर काटने पर विवश हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना से जुड़ी महिलाओं का दोबारा फिजिकल सत्यापन किया जाएगा। विभाग को आशंका है कि अब भी कई ऐसी लाभुक योजना में शामिल हैं जो तय पात्रता को पूरा नहीं करते, इसके बावजूद योजना से बाहर नहीं हो पा रहे। इसी को लेकर विभाग ने सभी जिलों के डीसी को सत्यापन का आदेश जारी किया है, ताकि अपात्र लाभुकों को योजना से हटाया जा सके। इसके साथ ही 1 दिसंबर 2026 को जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष पूरी हो जाएगी, उन्हें भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा और वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में सत्यापन की जिम्मेदारी स्थानीय आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को दी गई है, जो अपने अपने क्षेत्र में लाभुकों का सत्यापन करके फॉर्म को प्रखंड कार्यालय के बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में जमा करेंगी। इससे लाभुकों को किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सत्यापन के लिए आधार कार्ड, सिंगल बैंक खाता, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जरूरी होगा। ध्यान रहे, डीबीटी जिस बैंक खाते में हो रही है, उसी खाते का विवरण देना होगा। विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया से योजना को और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि पात्र महिलाओं को समय पर लाभ मिलता रहे। इस योजना की निगरानी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना के तहत पलामू जिले के 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सोमवार से नवंबर महीने की राशि भेजी जा रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने बताया कि सोमवार से राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। काफी समय से राशि का इंतजार कर रही महिलाओं में
भुगतान शुरू होने के बाद उत्साह देखा जा रहा है। जिन महिलाओं के खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंचा है या फिर मोबाइल में मैसेज नहीं आया, वैसी महिलाएं 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए। सबके खाते में पैसे पहुंचने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। विभाग के अनुसार मैया सम्मान योजना जरूरतमंद महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देने की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उन्हें सीधे राहत मिल रही है। गोड्डा जिले में होमगार्ड यानी गृह रक्षक के 516 पदों पर बहाली होने वाली है। इस भर्ती में ग्रामीण गृह रक्षक के 421 और शहरी गृह रक्षक के 25 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महिलाओं के लिए 221 पद आरक्षित किए गए हैं। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट, सुंदर पहाड़ी, पत्थरगामा, महगामा, मेहरमा, बुआरीजोर, ठाकुरगंगटी और बसंतराय सहित अन्य प्रखंडों में पदों का वितरण किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर से शुरू होगा, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी 100 रुपए शुल्क के साथ requirement.jharkhand.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी और नोटिफिकेशन godda.nic.in वेबसाइट के रिक्वायरमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। अगर आप गोड्डा जिले से हैं तो यह मौका हाथ से न जाने दें। रांची के सदर अस्पताल में हाउसकीपिंग टेंडर के नाम पर एजेंसी को करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। आरोप है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी मेसर्स जी अलर्ट एंड हाउसकीपिंग ने अधिकारियों से मिलीभगत करके अस्पताल का वास्तविक कारपेट एरिया कई गुना ज्यादा दिखवाया। JSBCL की रिपोर्ट के अनुसार 5 मंजिला पुरानी बिल्डिंग का कारपेट एरिया करीब 2,68,000 स्क्वायर फीट है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने नई मापी में 6,78,000 स्क्वायर फीट दिखा दिया, यानी 4 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया बढ़ाकर दिखाया गया। और वर्ष 2022 से एजेंसी करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। इतना ही नहीं, टेंडर की शर्तों के अनुसार जितना मैन पावर दिखाया गया उतना उपलब्ध भी नहीं कराया गया, लेकिन भुगतान पूरा लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार के संयुक्त सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं। 1 सप्ताह में जांच समिति गठित कर सभी बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल सदर अस्पताल प्रबंधन की आंतरिक रिपोर्ट और JSBCL की रिपोर्ट से अनियमितता की पुष्टि हो चुकी है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के संचालन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एडहॉक यानी अंतरिम संचालन समिति का गठन कर दिया है। यह समिति नई अस्थायी कमेटी बनने तक नेतरहाट आवासीय विद्यालय का पूरा संचालन करेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि एक समय झारखंड का गौरव रहे नेतरहाट विद्यालय की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और इसमें व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि नेतरहाट विद्यालय समिति का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद विद्यालय संचालन को लेकर संशय बना हुआ था। मामले में विद्यालय के पूर्व छात्र केदारनाथ लाल दास ने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। एडहॉक कमेटी को शिक्षकों की भर्ती, पिछले 4 वर्षों के खर्च का ऑडिट, अनियमितताओं पर कार्रवाई, प्राचार्य और प्रशासनिक नियुक्तियों की जांच, रैंकिंग रोकने, लाइब्रेरी और कंप्यूटर रूम के आधुनिकीकरण जैसे अहम दायित्व सौंपे गए हैं। हाईकोर्ट का साफ संकेत है कि नेतरहाट विद्यालय का पुराना शैक्षणिक गौरव दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। राज्य भर में अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार जिन जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास है, वहां का पारा उसी स्तर पर बना रहेगा। 15 और 16 दिसंबर को रांची के न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लगातार तीसरे दिन कांके क्षेत्र राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैक्लुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि रांची शहरी क्षेत्र में पारा बढ़कर 9.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अन्य जिलों में भी तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुमला में 7.1 डिग्री, खूंटी में 7.5 डिग्री और डाल्टनगंज में 8.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 20 दिसंबर के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं। पलामू टाइगर रिजर्व समेत पूरे झारखंड में 15 दिसंबर से बाघों की गिनती की जाएगी। यह गिनती डिजिटल तरीके से MS ट्राइब्स मोबाइल के जरिए होगी। इसके साथ ही मैनुअल प्रक्रिया भी अपनाया जाएगा। 4 चरणों में होने वाली यह गिनती अप्रैल 2026 तक पूरी की जाएगी, जिसके लिए 1600 वनकर्मियों को लगाया जाएगा और वॉलंटियर्स भी शामिल होंगे। झारखंड में कुल 36 फॉरेस्ट डिवीजन हैं, जिनमें 5 वाइल्ड लाइफ डिवीजन शामिल हैं। बाघों की गिनती के लिए राज्य को 6 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें पलामू टाइगर रिजर्व, दुमका, रांची, हजारीबाग, बोकारो और सारंडा क्षेत्र शामिल है। वन विभाग के अनुसार संभावित इलाकों की पहचान का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है, ताकि गिनती का काम सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में जारी किए गए 15,835 जन्म प्रमाण पत्रों में से 15,795 फर्जी पाए गए। मात्र 40 प्रमाण पत्र ही सही निकले। यह मामला रामपुर, बभने और जोगियारा पंचायतों से जुड़ा है, जिसे झारखंड विधानसभा में चतरा के भाजपा विधायक जनार्दन पासवान ने उठाया था। जांच में सामने आया कि पंचायत सचिवों ने जन्म मृत्यु निबंधन की यूजर ID और पासवर्ड एक निजी कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दिया था, जिसके जरिए हजारों फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए गए।
पहले चरण की जांच के बाद 3 पंचायत सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अब सरकार ने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर दी है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और यह भी जांच करेगी कि इस फर्जीवाड़े की जड़ें कितने ऊपर तक फैली है।